atomic radius or ionic radius of isoelectronic यूनिट्स। तो अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स आ जाएंगे, एटम भी हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और हमें मालूम है कि एटॉमिक रेडियस जो है इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। ऐसा प्रोपोर्शनलिटी था। नो, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाएंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। वैलेंस शेल का क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? सेम। सो दिस इज सेम फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक यूनिट। यानी सारी कहानी किस पे डिपेंड करेगी? z इफेक्टिव पे। z इफेक्टिव क्या होगा? z माइनस सिग्मा। अब z भी सेम हो जाएगा ना, z डिफरेंट हो जाएगा। अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, डिफरेंट, बट सिग्मा इज सेम। सबके लिए सिग्मा क्या? इलेक्ट्रॉन ही सेम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सबके लिए सिग्मा सेम हो जाएगा। यानी ये पैरामीटर से मतलब नहीं, इससे यानी डायरेक्ट इनवर्सली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज वी कैन रेट से इट इज इन रिलेटेड टू z से। z से ही हम z बढ़ेगा, कैजुअली हम लोग बोल सकते हैं z, अगर इफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन में न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे, वेयर z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे अपने पास क्या हो, लाइक N3 माइनस Na प्लस F माइनस Mg2 प्लस नियॉन, इस तरह के सिस्टम। नो, हमें मालूम है इसमें एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज z, कितना आएगा? 7, 11, 9, 12 एंड 10। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स। सो ऐसी यूनिट्स अगर कभी देखें तो अपने को इन्वर्सली रिलेटेड टुवर्ड z, तो सबसे ज़्यादा z किसका होगा? मालूम पड़ा Mg2 प्लस। तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? Mg2 प्लस सबसे छोटा हो जाएगा। फिर Mg2 प्लस के बाद Na प्लस, Na प्लस आ जाएगा। Na प्लस के बाद क्या आएगा? F। Na प्लस के बाद आएगा नियॉन। नियॉन के बाद क्या आएगा? F माइनस, एंड फाइनली वी है, दिस इज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक और आयनिक रेडियस। यहाँ वेंडरवॉल कुछ नहीं सोचना कि नियॉन वेंडरवॉल है, उसका सबसे ज़्यादा रेडियस करना, ऐसा कुछ नहीं। सभी क्या है? इनर्ट गैस। सभी हमारे पास क्या? इनर्ट गैसेस कन्फिगरेशन है, तो सब सेम है। तो ये ऑर्डर हो गया इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आप इन्वर्सली रिलेटेड टू z से ही डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी कभी इस तरह से पूछ लें, लाइक आर्गन एंड सल्फर 2 माइनस, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, बट एटॉमिक नंबर इसका 18 और इसका कितना है? 16। दिस इज एटॉमिक नंबर। तो जिसका z ज़्यादा उसका रेडियस कम। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आर्गन का रेडियस कम और इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एटम है अपने पास A, तो A से A प्लस बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कम हो गए। Z इफेक्टिव बढ़ गया। तो A से A प्लस जाएंगे तो रेडियस हमेशा डिक्रीज करेगा। A से A2 प्लस जाएंगे और डिक्रीज, A से A3 प्लस, क्योंकि प्रोटॉन तो चेंज हो नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। सो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इंक्रीज।
तो इनका रेडियस अगर R1, R2, R3, R4 है तो हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं, सेम एटम है इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, वी कैन ऑलवेज राइट। इसी तरह अगर A से हम बनाएं, A से बनाएं A माइनस, A2 माइनस, A3 माइनस, तो ऐसे में रेडियस क्या करता है, बढ़ता जाएगा। यू कैन एक्सप्लेन इट बाई ऑर्डर ऑफ व्हाट, n स्क्वायर अपॉन z इफेक्टिव। z विल रिमेन सेम, क्योंकि a सेम है तो z, एंड z इफेक्टिव इज z माइनस सिग्मा, दिस इज r इज प्रोपोर्शनल टू दिस, वी कैन यूज दिस, एंड दिस इज z माइनस सिग्मा। नाउ z रिमेन सेम, सिग्मा कीप्स ऑन चेंजिंग। सिग्मा क्या करेगा, सबका इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज तो रेडियस इंक्रीज। तो इस तरह से आप इन केस ऑफ कैटायन और एनायन भी ये बोल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ इन लास्ट स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस सम एक्सेप्शनल ट्रेंड्स इन केस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो एक्सेप्शनल ट्रेंड्स में देखें, एक्सेप्शनल ट्रेंड्स, तो अगर एटॉमिक रेडियस में देखें तो बाकी सब तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक अगर ध्यान कर सकें एटॉमिक रेडियस, लाइक इन केस ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, होना क्या चाहिए था, रेडियस इंक्रीज, बट ये ऑर्डर ना होके ये ऑर्डर है, दिस इज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ध्यान रखना, अगेन द रीजन इज वीक शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए गैलियम पहले आ गया है और ये बाद में हो गया है, रेस्ट रिमेन सेम। दूसरा ट्रेंड अपने को ध्यान रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी का है। तो एक पहले से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। नाउ हमें मालूम है इन ए पीरियड इट इंक्रीजेज, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सो। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे हमें मालूम है कि इधर से इधर जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए, दिस शुड बी द एक्सपेक्टेड, दिस इज थ्योरेटिकल ऑर्डर। बट हमें मालूम है बेरिलियम हैज व्हाट, 2s2, दिस इज फुल फिल्ड कन्फिगरेशन। एंड नाइट्रोजन हैज 2s2, 2p3. Now p has what, half filled configuration. Half filled and full filled systems are what, stable, और stable होंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, रिलेटिवली डिफिकल्ट। इसलिए एक्चुअल ऑर्डर ये ना हो कि एक्चुअल ऑर्डर गोज लाइक इस तरीके से हो जाएगा। नाउ बेरिलियम ये ज़्यादा होना चाहिए, बट हियर वी विल हैव इंटरचेंज, हियर वी विल हैव इंटरचेंज। तो क्या इंटरचेंज करेंगे अपन फाइनली, लिथियम के बाद बोरॉन, देन वी हैव बेरिलियम, बेरिलियम की अपने आगे वाले से ज़्यादा हो गई, फिर कार्बन, अब ये आगे हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। तो ये जो दो सिचुएशंस आई हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। तो ये अपने को ध्यान रखना है, और ऐसी ही सिचुएशन जो है इसके नीचे ग्रुप में आएगी, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। तो ये अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हाफ फिल्ड और व्हाट, फुल फिल्ड। तो यहाँ पे एक बात अपने को ध्यान रखनी है ये कि इसी के रेफरेंस में देखिएगा ध्यान से, जो बात आपको ध्यान रखनी है इसके रेफरेंस में, तो एक तो बेरिलियम
बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा हो गई। इसी तरह मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो देखें इसे, ये ज़्यादा हो जाएगी। अगेन कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ज़्यादा हो जाएगी, और ये मालूम है बोरॉन ये बेरिलियम सेकंड का है और बोरॉन 13th ग्रुप का है, तो सेकंड एंड 13 ग्रुप अपन कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड ग्रुप और ये कौन सा हो गया, 13 ग्रुप। इसी तरह देखिएगा, इसके बाद आएगा आपके पास स्ट्रोंशियम बेरियम, और यहाँ आएगा इंडियम और थैलियम, बट यहाँ पे ऑर्डर ये रिवर्स है, तो ये एक्सेप्शन आप ध्यान रखिएगा। और एक जो हमने आपको बताया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में स्कैंडियम, यट्रिबियम, लेंथनम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसका नॉर्मल ट्रेंड आएगा, दैट इज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बाकी सारे ट्रेंड यही एटॉमिक रेडियस के लिए हमने यहाँ बोला था, बी केयरफुल विद स्कैंडियम, यट्रिबियम, लेंथनम एंड एक्टिनियम ग्रुप। इस ग्रुप को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रेंड्स एप्लीकेबल नहीं है, 4f शील्डिंग इफेक्ट्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि यहाँ से बात भरे जाते हैं, तो ये नॉर्मल ट्रेंड है, ये ध्यान रखें। बाकी तो हमने आपको जो आयनाइजेशन एनर्जीज के ट्रेंड बताए ही थे, तो ये एक बात और ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमें मालूम है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ध्यान से देख लीजिए, ना देखें इसे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है हीलियम, लिथियम प्लस एंड बेरिलियम 2 प्लस, नाउ दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, these are isoelectronics units। अगर आयनाइजेशन एनर्जी आइसोइलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स की कभी कंपेयर करने को आ जाए तो हमें मालूम है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या था अपने पास, Z डिफेक्टिव स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सो n इज सेम, n सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम। जब सेम ही इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू क्या होगी, वैलेंशियल के लिए सेम हो जाएगी। Z इफेक्टिव, अब बचानी सारी कहानी क्या है, इफेक्टिव, और Z इफेक्टिव किसके बराबर हमने लिए, हमें मालूम है कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ये भी सेम हो गया, यानी सारी कहानी Z की बची। जिसके में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसकी Z इफेक्टिव ज़्यादा होगी और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हमें मालूम है यहाँ कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। लिथियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 3, बेरिलियम में 4। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है अपने को किसकी मिलनी है, व्हाट इज ट्रेंड, बेरिलियम सबसे ज़्यादा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये जरूर ध्यान रखिएगा। नाउ पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में एक बात और ध्यान रखिएगा, व्हेन वी कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर आप 2 जगह पढ़ते हैं, एक तो रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं जहाँ स्टेबल न्यूक्लियस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पढ़ते हैं, एक मैजिक नंबर पढ़ेंगे इन रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल। तो मैजिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। एक पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं दैट दे आर कॉल्ड एज व्हाट, मैजिक नंबर। जैसे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8, 18, 32। तो ये नंबर कहलाते हैं मैजिक नंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी आर्बिट्रेरी क्वेश्चन बने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड, तो ये कभी सवाल बने तो इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर लीजिएगा कि मान लो हम एलिमेंट्स डिस्कवर करते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली, पीरियोडिक टेबल बढ़ता ही जा रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड निकालने के लिए विल यूज 2 टाइम्स
ठीक है, तो देखिएगा 2 टाइम्स n+2/2 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका और ये स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप जो है यूज कर लीजिएगा। दिस इंप्लीज ग्रेटेस्ट, जैसे हमें निकालना है कि सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 2 4 4 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच वी हैव 2, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8। मान लो हमें थर्ड पीरियड में निकालना है, तो थर्ड पीरियड में n की वैल्यू क्या है 3 + 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5? इट इज अगेन 2, तो इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी इस नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू एंड फाइनली मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये अगर आप करेंगे तो इस तरह से आपको हमेशा, जैसे आपको मालूम करना है कि फिफ्थ पीरियड में निकालना है कितने एलिमेंट्स आए, तो फिफ्थ पीरियड में कैसे निकालेंगे अपन एलिमेंट्स कितने आए, तो फिफ्थ पीरियड में क्या हो जाएगा 5, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड में निकालना है, 5 + 2 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, 3 स्क्वायर 9 × 2 18। सिक्स पीरियड 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 2 इज 4, 4 4 16, 16 × 2 32। तो इस तरीके से जो है ये मैजिक नंबर्स हैं, आ जाएंगे रिस्पेक्टिव पीरियड्स में आपको एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। नाउ कोई कहता नहीं, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 10th पीरियड। मान लो इतने एलिमेंट डिस्कवर कर गए और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट 10th पीरियड अगर हमें निकालना है तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो 10th पीरियड में 2 × ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ व्हाट 10 + 2 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट 6, 6 स्क्वायर 36 × 2 दैट इज 72 एलिमेंट्स। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल की बात करें, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन जानने के लिए तो पीरियड निकालना बहुत आसान है। पीरियड इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज्ड इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जो हाईएस्ट वैल्यू यूज हुई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, दैट इज दैट गिव्स नंबर ऑफ पीरियड। तो पीरियड तो हमें आसानी से मिल जाएगा। ग्रुप निकालने के लिए बहुत जरूरी है। ग्रुप निकालने के लिए तो पहले आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और उसको क्लासीफाई करेंगे कि ये एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, पहले तो ये क्लासीफाई करें, ये डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का। और ये क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे करेंगे, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स की। व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन? इट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ बाउ फिलिंग। ऑफ बाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में गया दैट इज एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में गया है तो दो ही ऑप्शन है, NS1 आया है तो फर्स्ट ग्रुप, NS2 आया है तो सेकंड ग्रुप। P ब्लॉक में अगर आ जाए, क्योंकि S और P के बीच में 10 एलिमेंट्स G ब्लॉक के हैं, तो अगर P ब्लॉक में अगर आया है तो P ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
NS2NP126 NS2NP। तो इसमें क्या करना है आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इस केस में अगर P ब्लॉक में है तो 2 तो आप ये तो लिखेंगे ही जो यहाँ पे सम है 2 प्लस 1 to 6 जो भी नंबर हो ये लिख लीजिएगा प्लस 10। 10 एलिमेंट्स कहाँ के, डी ब्लॉक के। जैसे मान लो एल्यूमिनियम है तो लिखा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एटॉमिक नंबर 13, फिर 3s2 3p1 यानी p ब्लॉक का है। तो वैलेंस शेल में आ गए, थर्ड पीरियड हो गया, मैक्सिमम क्वांटम नंबर यूज। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p, यानी 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 में जोड़ा 10, दैट इज 13 ग्रुप एज पर IUPAC कन्वेंशन। डी ब्लॉक में अगर अपन आ गए हैं तो व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2, बोलो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे इसका NS1 to 2 N-1 D 1 to 10 जो भी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन्स ये जोड़ दें तो आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। जैसे हमें आयरन का चाहिए, एटॉमिक नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो ये हो गया 4 तो पीरियड हो गया इसका हाईएस्ट क्वांटम नंबर, और 4s जनरल कंफ्यूजन क्या होता है इसका लिखेंगे 4s2, बोलो 4s2, इनको जोड़ दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके कितना आया 4s इलेक्ट्रॉन एंड 3d इलेक्ट्रॉन। तो ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस N-1 d इलेक्ट्रॉन, सम यहाँ कितना आया 6 + 2 8, सो इट इज 8th ग्रुप। 8th ग्रुप तो डी ब्लॉक हो गया। एफ ब्लॉक में कुछ ग्रुप के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एफ ब्लॉक में तो ग्रुप ही फिक्स है, ग्रुप तो थर्ड है हमेशा, इट इज फिक्स्ड। हाईएस्ट क्वांटम नंबर देख के पीरियड देख लेंगे, या तो वो 6 आएगा या वो क्या आएगा 7th आएगा, इसलिए ग्रुप के बारे में कोई डिसीजन लेना ही नहीं। ग्रुप इज ऑलवेज थर्ड। तो आप पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लें, एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लें कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसी हिसाब से फॉर्मूला एस है। NS1 हुआ तो अल्कली मेटल, NS2 हुआ तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, सिंपली, इसलिए फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। पी में आया तो जनरल कन्फिगरेशन क्या है NS2 NP1 to 6, NS NP और 10 और जोड़ देना, ठीक है। इसमें क्या है NS and N-1 D जोड़ देना है, उनके इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं, और ये है फाइनली। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, और ये ग्रुप पीरियड हमारा IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से। तो कभी ऐसा कोई एलिमेंट दे दिया जाए कि वो अभी डिस्कवर हुआ है और उसका ग्रुप और पीरियड पूछा जाए तो आप ऐसे ही बताएंगे आप। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग और आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में। नाउ हम लोग अब पढ़ेंगे, देखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा सा रिगार्डिंग इसके देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले देखिए, अगर फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग जनरली बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जनरली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव बाई R²। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन होता है, Z इफेक्टिव के डायरेक्टली है और R के क्या है इन्वर्सली है। और बोले आगे तो इट इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई ये न्यूट्रल सिस्टम्स के लिए है, न्यूट्रल यूनिट है तो ये है।
अगर कुछ सिस्टम में है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। या नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन नंबर जो नेगेटिव वाला हो। तो जैसी जैसी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। और हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू Fs. Fs stand for fraction of S character in hybrid orbital. ये भी एक फैक्टर है, फ्रैक्शन ऑफ S करेक्टर जितना ज़्यादा होगा। जैसे आपको मालूम है कि कोई अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेट्स से दिस इज सम हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और अगर इसको हम बोल देंगे एक नोटेशन लेट्स से SPI, I इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। I1 हो गया तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, SP। I अगर 2 हो गया तो SP2। तो व्हाट वी राइट इन दिस केस, अगर Fs इज फ्रैक्शन ऑफ S करेक्टर है तो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन I+1, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, इफ यू मल्टीप्लाइड बाई 100 देन, और व्हाट वी कैन राइट, परसेंटेज S करेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन I+1 इंटू 100। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ तो व्हाट इज Fs, बोलो 1/4। अगर sp2 हो गया तो व्हाट इज Fs, फ्रैक्शन ऑफ दिस, बोलो 1/3। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाई 100 इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 25%। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, 33.33%। इसी तरह अगर ये sp ऑर्बिटल हुआ तो Fs कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 100 अगर कर देंगे तो 50%। तो ग्रेटर द S करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होगी, sp हाइब्रिड, देन sp2, देन बोलो sp3, अगर इन तीन की बात की जाए, ठीक है। या अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल आ गया जिसमें D भी आ गया है, लेट्स से SPI DI डैश, देन Fs इज इक्वल टू 1/1 प्लस I प्लस I डैश। अगर D ऑर्बिटल आ गया तो यहां से भी निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ S करेक्टर, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते होंगे, बट हमारा बेसिक कंसर्न न्यूट्रल एटम के लिए है, जिसमें Z इफेक्टिव एंड R² की हम लोग बात करेंगे। तो ये वेरिएशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग व्हाट, दीज आर दी वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं है। नाउ अगेन हमें एक बात और देखनी है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको देख लेते हैं। So these are the factors affecting electronegativity, and next we have applications of electronegativity. तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखते हैं हम लोग। तो पहला है हम लोग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। Now electronegativity helps in determining the bond length. Bond length कैसे हेल्प करेगी? Like अगर कोई AB टाइप का सिस्टम है तो what we can write, DAB. What is DAB? It is bond length. Bond length of AB bond. So what we can write, this is equal to covalent radius of A plus covalent radius of B minus 0.09 डेल्टा। जो हमने आपको डेल्टा इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, XA माइनस XB, पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए जो भी ज़्यादा हो। तो अपने को डेल्टा इज डिफरेंस इन व्हाट, एंड वी कॉल दिस इक्वेशन एज, इस इक्वेशन का नाम दिया था स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन। It helps in determining bond length of this heteronuclear system. और इसी को आगे क्या, what is RA is equal to
तो अगर हमारे पास कोई ए टाइप का मॉलिक्यूल है, देन व्हाट इज आर ए इक्वल टू DAA/2. व्हाट इज आर बी इक्वल टू, अगर बी और बी जैसा कोई सिस्टम है तो व्हाट वी कैन राइट आर बी इक्वल टू DBNB/2 माइनस 0.09 डेल्टा. ये है फॉर्मूला, ठीक है. तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा. एक फर्स्ट एप्लीकेशन है. सेकेंड एप्लीकेशन है परसेंटेज आयनिक करेक्टर. परसेंटेज आयनिक करेक्टर, कोई भी अगर आपका हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक सिस्टम ए बी टाइप का कोई सिस्टम है, वी कॉल्ड एज हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक सिस्टम. तो इस डायटोमिक सिस्टम में देखिएगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. मान लो ए बी टाइप का कोई सिस्टम है. हमारे पास ए बी टाइप का क्या है सिस्टम है, ए और बी. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, देयर इज नो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज चार्ज ऑन दिस, ए एंड बी इज जीरो. कोई शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल स्टेट. थ्योरेटिकल स्टेट, या इसको बोलते हैं 100% कोवेलेंट करेक्टर. यानी इसमें 100% कोवेलेंट करेक्टर, कोई शिफ्ट नहीं है लाइक ए बी. थ्योरेटिकल स्टेट या 100% कोवेलेंट करेक्टर स्टेट. दूसरी कंडीशन है कि अगर मान लो बी ने ए को अट्रैक्ट कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ प्रेजेंट है, तो ए पे क्या आ जाएगा, ई प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय द वे हो गया, और बी पे क्या आएगा, ई माइनस. और ये बीच में कौन सी बॉन्ड आ गई, आयनिक. इस सिचुएशन क्या बोलेंगे, 100% आयनिक करेक्टर. इस स्टेट को बोलेंगे 100% आयनिक, क्योंकि यहां पे बॉन्ड कौन सी है, द बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड. द बॉन्ड इज व्हाट, आयनिक. 100% आयनिक करेक्टर. जब चार्ज क्या आ जाए, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए ए से बी पे. मान लो बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसको भी हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल स्टेट. यानी ये थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिकल स्टेट. इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, जहां इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया लेट से बी की तरफ, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस. तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर भी है और आयनिक करेक्टर. दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल स्टेट. एक्चुअल स्टेट और एक्सपेरिमेंटल स्टेट. एक्चुअल स्टेट और एक्सपेरिमेंटल स्टेट इसको बोलते हैं. तो ये इसमें कोवेलेंट करेक्टर भी है. यहां पे देखिए आप, ये आयनिक बॉन्ड भी, अट्रैक्शन और शेयरिंग भी हो रही है. नाउ दिस इज बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक करेक्टर. दोनों ही करेक्टर आ गए इसके अंदर. कोवेलेंट करेक्टर भी आ गया और आयनिक करेक्टर भी आ गया यहां पे. तो ये एक्चुअल स्टेट है. ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है, ये एक्चुअल है. तो इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर. और हमें मालूम है परसेंटेज आयनिक करेक्टर प्लस परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर का सम कितना आएगा, 100. पहली बात. अब देखो कैसे डिफाइन करते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर. तो नाउ हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, 100% आयनिक. इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, बोलो 100% आयनिक. तो देखिएगा इसको. Now we call this situation as 100% आयनिक. तो इसको देखो हम यहां आपको लिख रहे हैं. तो व्हाट इज परसेंटेज आयनिक करेक्टर, हम लोग क्या बोलेंगे, E प्लस चार्ज ऑन A अगर आ गया तो इस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा अपने पास, दिस इंप्लाइज 100% आयनिक करेक्टर. 100% हो जाएगा, प्योरली आयनिक बॉन्ड. नाउ अगर 1 यूनिट चार्ज ऑन A implies 100/E% आयनिक करेक्टर. इसलिए डेल्टा प्लस चार्ज, एक्चुअल चार्ज कितना A पे है, देखो डेल्टा प्लस. सो डेल्टा प्लस, देखो यहाँ पे एक्चुअल चार्ज ऑन A इज व्हाट, डेल्टा प्लस. सो डेल्टा प्लस चार्ज ऑन A implies 100/E into डेल्टा % आयनिक करेक्टर. इसी को बोलते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर. ना आप नोटिस करो, इसमें अगर डेल्टा E हो जाए, यानी A पे चार्ज एक्चुअली कितना आ जाए,
ई आ जाए तो ई इंटू ई 100% आयनिक। अगर चार्ज ही ना आए, डेल्टा 0 हो जाए, मीन्स 100% कोवेलेंट करेक्टर। तो यानी ये 3 स्टेट हैं, एक ये है इंपॉर्टेंट दैट इज 100% कोवेलेंट, एक ये है इंपॉर्टेंट दैट इज 100% आयनिक, और एक ये है अपने लिए इंपॉर्टेंट जो कि एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल स्टेट है। इसलिए परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम लोग यहीं से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन ई इंटू 100। ये है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो ये तो डेल्टा और ई की टर्म्स में है। इसी को अगर हम बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो ए और बी यूनिट में डी इज सम बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी, तो इसको हम लोग एक बात और लिख सकते हैं, डेल्टा इंटू डी इंटू ई इंटू डी इंटू 100। ऐसे व्हाट इज डी हियर, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे केस में अब ये डाइपोल मोमेंट बन गया, इसको बोलते हैं म्यू ऑब्जर्व्ड या म्यू एक्सपेरिमेंटल, और इसको क्या बोलते हैं, ई इंटू डी, म्यू थ्योरेटिकल और म्यू कैलकुलेटेड। ना इस यूनिट को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 100। ये है आप डाइपोल, अब परसेंटेज आयनिक करेक्टर आप डेल्टा और ई से भी निकाल सकते हैं और डाइपोल मोमेंट के डेटा से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न बेसिकली ये नहीं, हमारा कंसर्न ये कि ये तो आप कर ही लेंगे और पढ़ा ही होगा आपने टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग वॉन्डिंग में आप लोगों ने। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक ए एंड बी के लिए है, बस सबके लिए नहीं है। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आगे साइंटिस्ट प्रूव कर सकते हैं, करते हैं। दिस इज इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, वेयर डेल्टा इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा का मतलब XA माइनस XB है, इसको बोलते हैं हैनी स्मिथ इक्वेशन। हैनी स्मिथ इक्वेशन 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा इज नो, इसमें 100 सब कंज्यूम हो चुका है, तो इससे सीधा अपने को परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा। ये अपना सेकंड एप्लीकेशन है, दैट इज परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो ये इक्वेशन समझ में, दैट इज कॉल्ड एज हैनी स्मिथ इक्वेशन। इसको हम लोग एक नाम देते हैं, क्या, हैनी स्मिथ इक्वेशन, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। और इसी इक्वेशन को हम लोग यहां लिखते हैं, सो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन ई इंटू 100 म्यू ऑब्जर्व म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100 एंड 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। ये सिचुएशन आ गई। नाउ अब इसमें खास बात क्या है कि लॉ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अज्यूमिंग परसेंटेज आयनिक करेक्टर 50%, यानी 50% कोवेलेंट 50% आयनिक, ठीक है। तो 50%, और हम लोग क्या बोलते हैं 50% कोवेलेंट, अगर आयनिक करेक्टर है तो परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर भी क्या आएगा 50। वी आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग। नाउ हमें पता है कि अगर परसेंटेज आयनिक करेक्टर ग्रेटर देन 50 हो जाएगा तो परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर लेस देन 50। ऐसे कंपाउंड को वी कॉल्ड सच एज व्हाट, आयनिक और प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, प्रीडोमिनेंटली आयनिक बोलो कंपाउंड। और जिन कंपाउंड्स में परसेंटेज आयनिक करेक्टर लेस देन 50, या ऐसे बोल लें परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर ग्रेटर देन 50, जो तीसरी सिचुएशन है वी कॉल्ड एज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड, इनको बोलेंगे प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। ना अगर 50 पे सॉल्व करें तो आपके लिए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, 50 इज इक्वल टू व्हाट, 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। तो इट इज जस्ट लाइक व्हाट, 3.5 डेल्टा स्क्वायर माइनस 16 डेल्टा, 3.5 डेल्टा स्क्वायर प्लस 16 minus 50 is equal to 0. It is like ax square plus bx minus c equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और सबसे खास बात क्या है इसका रिजल्ट, ये जब आप सॉल्व करेंगे
you will find delta is equal to 2.1. तो अब हम यहां से एक और कहानी बता सकते हैं. डेल्टा क्या आ गया? 2.1. दिखा है? इसको सॉल्व करेंगे. एंड दिस इक्वेशन लीड्स टू डेल्टा 2. अब डेल्टा 2.1 आ गया, इसका मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड 2.1 हुआ तो 50% कोवेलेंट 50% आयनिक. नॉट डिफरेंस अगर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कंपाउंड किधर जाएगा? यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी. इसलिए इफ डेल्टा इज मोर देन 2.1 देन इट इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड. यानी एक अदर लिमिट आ गई. पहले हम लोग 50% से बात कर रहे थे, हम लोग यहाँ परसेंटेज पे बात कर रहे हैं. अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो डेल्टा इज इक्वल टू 2.1, 50% आयनिक 50% कोवेलेंट, कुछ नहीं बोल पाएंगे. बट इफ डेल्टा इज लेस देन 2.1 वी हैव प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड. तो ये 2.1 इंपॉर्टेंट है अपने लिए. दिस इज आवर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो एक स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन जो पहले दिखी थी और एक हमारे पास ये हैनी स्मिथ इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट देखें. तो ये डेल्टा कभी भी दे दिया जाएगा, पुट कर दीजिएगा. नाउ थर्ड एप्लीकेशन इसका देखिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो हमें मालूम है बॉन्ड स्ट्रेंथ या इसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो देखिएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है के लिए अगर बात करें, अगर इस प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EN, ये कब ट्रू है? गैस फेज में एंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. लेकिन अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें देन दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा इलेक्ट्रॉन. इन पोलर सॉल्वेंट फेज लाइक वाटर, इस तरह से, तब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. तो ये ध्यान रखना अपने को है. एक एप्लीकेशन. फोर्थ एप्लीकेशन देखिएगा, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग OH बॉन्ड. कंपाउंड हैविंग OH बॉन्ड. तो देखिएगा कंपाउंड हैविंग OH बॉन्ड का मतलब जिस कंपाउंड में O और H हो. और हमें ये बात करनी है कब? इन पोलर सॉल्वेंट फेज. पोलर सॉल्वेंट फेज में बात करनी है. ठीक है, और पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतनी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. इनवर्सली रिलेटेड है. तो देखिएगा जैसे अपने पास एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, S डबल बॉन्ड O OH ऐसे. तो इस सिस्टम के अंदर आपने नोटिस किया व्हाट वी हैव सल्फर, इस तरह का सिस्टम आ गया SOH. या NaOH टाइप का सिस्टम है तो वी कैन राइट Na लाइक, इस तरह से कुछ लिख लिया. तो सिस्टम के अंदर क्या आ गया? ये OH टाइप का सिस्टम है. इस सिस्टम को हम लोग लिखते हैं लेट से AOH. A इज एटम. ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटलॉइड भी हो सकता है. और A अगर कहीं और कोई बॉन्ड बना रहा तो उससे अपना मतलब नहीं है. तो A अपने पास बेसिक क्या? AONH. तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली 2.1. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आ जाएगी? 3.5. इसका जो भी आ जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ. अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये मॉलिक्यूल जो है कैसे टूट सकता है, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज देखिएगा इस तरीके के.
और सॉल्वेंट फेज की बात हो रही है, जनरली वाटर इज व्हाट, सॉल्वेंट फेज, यानी लेट्स से एक्वस ही लिख देते हैं। एक्वस फेज की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव H2। तो ऐसे केस में अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुई, अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुई, XOH बॉन्ड अगर ब्रेक हुई, तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, X जो भी बॉन्ड है XO माइनस H प्लस। ऐसे कंपाउंड में ऐसे अगर ये आयनाइजेशन हुआ तो ओरिजिनल कंपाउंड को बोलेंगे एसिडिक, यानी ये वाटर में क्या हो गया, एसिडिक। लेकिन अगर ये बॉन्ड यहां से टूटी, अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगेन ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड यहां से टूटती है या यहां से टूटती है। तो अगर बॉन्ड यहां से टूटी तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, अब इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, ए बी प्लस प्लस OH माइनस, देन कंपाउंड इज सेड टू बी बेसिक। और अगर दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी टूटने की है तो फिर कंपाउंड को क्या बोलेंगे उस केस में, यानी दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, देन कंपाउंड इज रेफर्ड एज व्हाट, एम्फोटेरिक। तब उस केस में इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बोलो एम्फोटेरिक। तो ध्यान दीजिएगा कि एसिडिक नेचर आपका कब एविडेंट होगा। देखिए, अब देखिए इस इक्वेशन को, ये जो फर्स्ट वाली ब्रेकिंग है दैट इज AOH गिविंग O माइनस प्लस H प्लस, दैट इज सिस्टम कैसा हो गया, एसिडिक। तो ये तभी ट्रू होगा, यानी ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस XO माइनस XH, या कभी आप उल्टा सीधा लिखें तो मॉड ले लें, HO और ये करते जो भी, इन दोनों का डिफरेंस बहरा, इट शुड बी मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ XA एंड XO। अगर ये डिफरेंस ज्यादा हुआ तो ये बॉन्ड टूटेगी, क्योंकि ये टूटी क्यों, क्योंकि वीक हो जाएगी, इट विल बिकम व्हाट, वीक। और इस तरह से ब्रेकिंग हुई यहां से, गिविंग A प्लस प्लस OH माइनस, ये कब होना अपने लिए ट्रू है, दिस इक्वेशन इज ओनली पॉसिबल, ये कब ट्रू आएगा अपने लिए, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ XO माइनस XA, जो भी मॉड वैल्यू आप तो ले लेना, इज मोर देन XO माइनस XH, यानी ये डिफरेंस ज्यादा हो जाए, ये डिफरेंस ज्यादा हुआ तो ये बॉन्ड टूटी, ये डिफरेंस ज्यादा हुआ तो ये बॉन्ड टूटी। और अगर ये डिफरेंस नियरली इक्वल हो गया तो सिस्टम कैसा हो गया, नाउ व्हाट सिस्टम वी हैव, बेसिक। तो आप ये कंडीशंस ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगर XO माइनस XA इज नियरली इक्वल टू XO माइनस XH हो गया, तो ये कंडीशन है अपने लिए एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे H2SO4 है, तो अब इसको हम एसिडिक कहें या बेसिक कहें, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सल्फर जनरली 2.5, ऑक्सीजन 3.5, ये 2.1। तो ये डिफरेंस कितना आ गया सल्फर ऑक्सीजन का, नियरली 1। और ये डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, 3.5, 2.1, 4, 1.4। नाउ दिस डिफरेंस इज 1.4, ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस 1.0। तो ऐसे केस में कौन सा डिफरेंस अपना ज्यादा, 1.4, सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, द सिस्टम विल बी एसिडिक, सिस्टम विल बी व्हाट, एसिडिक। इसी तरह आप और भी कंपाउंड ले सकते हैं, जहां पे लेट्स से NaOH ले लिया, अगेन वी हैव 2.1, 3.5, यानी ये डिफरेंस तो पहले से ही फिक्स हो गया 1.4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम इज अराउंड 0.9, सो दिस डिफरेंस बिकम हायर, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्लोज टू 1 है, तो ये डिफरेंस लगभग क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.5 क्या। तो विच डिफरेंस इज हायर, दिस 2.5, so this will bond break and so it will act as base।
तो ये एक एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फिफ्थ एप्लीकेशन is regarding nature of oxides। तो ऑक्साइड एक कंपाउंड हो गया, लेट्स से AXOI, इसमें 2 एटम हो गए AN ऑक्सीजन। तो जैसे हम लोगों ने डिफरेंस निकाला था, डेल्टा की वैल्यू क्या निकाली थी 2.1, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज वैल्यू ऑन पाउलिंग स्केल। ये एक वैल्यू है पाउलिंग स्केल पे, डिफरेंस शुड बी 2.1। अगर पाउलिंग स्केल नहीं यूज करते हैं, ठीक है, आप मुलिकन स्केल यूज करते हैं, देन इट इज 1.7 ऑन मुलिकन स्केल। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक बात अगर और ध्यान रख सकें तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक्स मुलिकन इज अराउंड 2.8 टाइम्स पाउलिंग। मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग एक बात यहां पे और लिख सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान दें, एक्स पाउलिंग इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स मुलिकन बाई 2.8। एंड व्हाट इज एक्स मुलिकन? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2 और 2.8। We can also write ionization energy plus electron affinity by 5.6। तो ये भी फॉर्मूला कहीं ध्यान रख सकें तो रख लीजिएगा। ये रिलेशन है मुलिकन एंड पाउलिंग स्केल। बहरहाल हमें तो 2.1 से मतलब है, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो व्हाट वी हैव, और एक बात कभी कभी, लेकिन ये कब के लिए ट्रू है? जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाए, ये एनर्जीज किस में दी जाए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स में दी जाए। अगर पर मोल में दिए जाएं तो आप लोग एक कन्वर्जन फैक्टर ध्यान रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 95.43 किलो जूल पर मोल, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 23.5 किलो कैलोरी पर मोल। इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज कर लीजिएगा अगर किलो कैलोरी या किलो जूल पर मोल में दिया हो। बहरहाल अपना तो 2.1 से मतलब है। व्हाट इज डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रोनिटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनिटी ऑफ O, जिसमें O के बारे में तो अपने को पहले से मालूम। व्हाट इज इलेक्ट्रोनिटी ऑफ ऑक्सीजन? एक्स ऑक्सीजन इज व्हाट? 3.5। A की जरूरत है, तो ये डिफरेंस अगर 2.1 हो गया तो XA माइनस XO का डिफरेंस ग्रेटर देन 2.1, देन एसिडिक ऑक्साइड। ऐसे केस में यानी कंपाउंड कैसा हो जाएगा? आयनिक। और आयनिक कंपाउंड्स मेटल बनाते हैं, और मेटल की ऑक्साइड कैसी होती हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। इफ XA माइनस XO लेस देन 2.1 हो गया तो मालूम है आयनिक करेक्टर कम होगा। ये कौन सा करेक्टर आएगा इसमें? कोवेलेंट करेक्टर। और ऐसे में कंपाउंड कैसा हो जाएगा? द ऑक्साइड विल बी एसिडिक। और अगर ये डिफरेंस XA माइनस XO नियरली 2.1 हो गया, देन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड। दिस इज फिफ्थ एप्लीकेशन। सिक्स्थ एप्लीकेशन देखिएगा, नेमिंग ऑफ बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड। नेमिंग ऑफ बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड। बाइनरी मतलब इसमें 2 टाइप के एटम हो, लेट्स से AXBY, कितने हैं इससे मतलब नहीं है। तो ऐसे केस में ये भी एप्लीकेशन का बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाम लेंगे X and Y, प्रीफिक्सेस स्पेसिफाई करेंगे, और आइड इज यूज्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिएगा ध्यान से, लेकिन कोवेलेंट होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं। जैसे हम लोग को बोलना है क्या, N2O, तो क्या बोलेंगे इसको? डाई
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या सिंपली ऑक्साइड, वी आर यूजिंग आइड विद ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। N2O3 आ जाए तो क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, अगेन वी आर यूजिंग आइड हियर। N2O4 हो जाए तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 हो जाए डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इस तरह से नाम देंगे। CO हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 हो जाए सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 हो जाए सल्फर ट्राईऑक्साइड, इस तरह ClF3 हो जाए क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, आइड इज यूज विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। या अपने पास ये आ जाए ClBr, what we called as this as bromine chloride, because chlorine is more electronegative. Most interesting case is F2O and F2O2, let's say. Now which is more electronegative? Fluorine. So we call this as oxygen difluoride, और इसको बोलेंगे हम, इसको डाईफ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बोल सकते, वी कैनॉट कॉल इट एज डाईफ्लोरीन ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, F2O2 को अगर बोलना है तो डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ऐसे नाम देंगे। आइड इज यूज विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ध्यान रखिएगा। BrCl3, तो कैसे नाम बोलेंगे BrCl3 का, ब्रोमीन ट्राई क्लोराइड, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दूसरा देखें, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन से एक बार देख लें। आयनाइजेशन एनर्जी पहला एप्लीकेशन है मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी मेटेलिक करेक्टर उतना, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, और यही प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ हो जाएगी, वी कैन ऑल्सो राइट दैट रिड्यूसिंग करेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या होगा, ईजियर होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करना ईजियर होगा तो दूसरों को रिड्यूस करना आसान होगा। रिड्यूस खुद को नहीं करना, रिड्यूस दूसरे को करना है। तो रिड्यूसिंग करेक्टर और ये दोनों एक ही बात हो गई। कम होगी तो लॉस ईजियर, और किसी को रिड्यूस कैसे करोगे, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके रिड्यूस करोगे। ठीक है, व्हाट इज रिडक्शन, फिनोमेना ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, फिनोमेना ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो इससे ये दोनों प्रॉपर्टीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का देते हैं, लाइक इनर्ट पेयर इफेक्ट में, लाइक इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी एक फिनोमेना है, देखिएगा। जनरली इनर्ट पेयर इफेक्ट एक फिनोमेना है जो ऑपरेट करता है इन द लास्ट मेंबर ऑफ बोरॉन फैमिली, बोरॉन एंड दिस कार्बन फैमिली में। देखिएगा लास्ट मेंबर है इसका इंडियम एंड थैलियम, और यहाँ लास्ट मेंबर टिन एंड लेड। यहाँ लास्ट मेंबर नाइट्रोजन फैमिली के एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो देखिएगा इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये भी एक आयनाइजेशन एनर्जी का ही है। नाउ बोरॉन फैमिली की ऑक्सीडेशन नंबर अपने पास कौन कौन से हैं, +1 एंड +3। कार्बन फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड +4। नाइट्रोजन फैमिली +3 एंड +5। दीज आर ऑक्सीडेशन नंबर। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे आप बॉटम पे जाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स मोर स्टेबल। यानी अगर नीचे के मेंबर में आए तो थैलियम में क्या हो जाएगा, +1 स्टेट, सो Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Tl3+, ऐसे बोलेंगे। और अपर मेंबर में बात करें तो क्या बोलेंगे, लाइक एल्यूमिनियम बात करें, बोरॉन एल्यूमिनियम, तो अपर मेंबर में क्या हो जाएगा, Al+1 इज लेस स्टेबल देन
3+, यहाँ 3+ ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर बोरॉन फैमिली में बात करें तो +1 and +3, लास्ट मेंबर में +3 स्टेबल, यहाँ लास्ट मेंबर में +2 स्टेबल, यहाँ लास्ट मेंबर में +3 स्टेबल। नाउ अगर कभी आपसे कोई बात करे कि SN2+ एंड SN4+ में कौन सा ज़्यादा स्टेबल, तो ये दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। और अगर Pb2+ और Pb4+ में बात करें तो दिस इज स्टेबल। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इंडियम थैलियम में। आप सिमिलरली फॉर एंटीमनी एंड बिस्मथ अगर कोई बात करें तो Bi3+ इज मोर स्टेबल देन Bi5+, बट इन केस ऑफ एंटीमनी इट इज 5+ दैट इज मोर स्टेबल देन 3+। तो ये आपको अपने को ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक बात क्या बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि SN2+ tends to go into SN4+ plus 2 electron. So this act as reducing agent because this is more stable. लेकिन Pb+4 tends to gain electron and forms Pb2+ because this is more stable. तो इसलिए Pb+4 कंपाउंड जो है, Pb+4 कंपाउंड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली आप औरों के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए। इसी तरह ये बोल देते हैं कि लाइक AlI3 एंड TlI3, तो AlI3 इज Al3+ I- होल थ्राइस, इस तरह से एग्जिस्ट करता है। बट TlI3 डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस। TlI3 एग्जिस्ट लाइक व्हाट? Tl+ I3-, इसलिए दोनों के नाम अलग अलग हो जाएंगे, एल्यूमिनियम आयोडाइड, बट हियर वी कॉल्ड एज थैलियम ट्राई आयोडाइड, बिकॉज यहाँ I3- आयन है, नॉट I- आयन, बिकॉज Tl+ इज मोर स्टेबल। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और बेसिक रीजन इसका देखिएगा, लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो इसका बेसिक रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट का छुपा हुआ है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। तो देखिएगा, अगर बोरॉन का कन्फिगरेशन लिखेंगे तो अटॉमिक नंबर 5 है, हीलियम 2s2 एल्यूमिनियम में नियॉन 3s2 गैलियम में आर्गन 3d10 पूरी d ब्लॉक, देन 4s2 देन वी हैव क्रिप्टन 4d10 5s2 and finally we have xenon 4f14 5d10 6s2 ऐसा ही आगे लेड और बिस्मथ के लिए भी हुआ। तो यहाँ पे D की तो वीक शील्डिंग है ही सही, F की भी आ गई। इसलिए जैसे अब ये है वैलेंस शेल, तो Z इफेक्टिव हमें मालूम है, फ्लो F का क्या है, शील्डिंग इफेक्ट वीक है, इसलिए these electrons are drawn close to nucleus। और जैसे ही +1 इस एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, पहले 6s2 से, ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे आप ये इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेंगे यहां से, एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से निकला, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर इजियर आयनाइजेशन। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर। इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर है क्योंकि 6s2 है, इनर्ट है क्योंकि अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं? इट इज ड्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस, इसलिए इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि एफ का यूज हमें कहां मिलेगा, सिर्फ हमें कहां मिलेगा, जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो आगे एलिमेंट्स आएंगे। हमें मालूम है कि थैलियम किसके बाद आएगा, थैलियम से पहले अपने को क्या मिलेगा, इधर पे क्या मिलेगा, मरकरी, यही लेड और यही बिस्मथ है। तो यही है इनर्ट पेयर। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? इट इज अ फिनोमेना इन विच 6s2 electrons are drawn more close to the nucleus due to weak shielding of 5d and 4f electrons, prominently 4f, due to which its ionization is difficult and hence it is not available for ionization, and hence electron is only lost from 6p
and hence lower oxidation state is more stable. So this is inert pair effect. So these are the applications of ionization energy. Okay students, उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ाया है, कोशिश की है सारी की सारी बातें कवर हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ बातें नहीं कवर हो पाती हैं तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।